नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना थी तो थोड़ा सा उसमें बिजी रह गए। आप सबको पता है कि जो सोशल साइंस की हमने टेस्ट सीरीज़ वाली जो सीरीज़ है वो हमने कंटिन्यू करी थी। मैंने 2 टेस्ट डाले थे, आप सबने बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखाया उसमें। आप सबने कहा था कि ऐसे ही एक साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए, जो 30 क्वेश्चंस आने हैं साइंस के, उसी के अकॉर्डिंग हम डेली टेस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए एग्जाम हॉल में अच्छा होने वाला है। आप सबका सिलेबस भी चेंज हुआ है, जिसमें आपका जो साइंस का सिलेबस था वो पहले दूसरा था, अब थोड़ा सा उसको सरल कर दिया गया है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस हैं, टेस्ट होंगे प्रॉपर। जो आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपने टोटल कितने आंसर सही किए हैं लास्ट तक। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, खुद का इवैल्यूएशन करिए कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं। और एक बहुत कॉमन सी चीज़, कुछ सवालों के आंसर्स कर देती हूँ मैं। आप सबने बहुत एक कॉमन सवाल पूछा है कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है शिखा सिंह परिहार। आज मैंने बहुत सारे लोगों के कहने पे आज मैंने इसमें अपना नाम मेंशन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप सब देखते ही होंगे कि आपका नाम क्या है, नाम क्या है। तो मेरा नाम शिखा सिंह परिहार है। और दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो का ये जो वीडियो जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दोनों मेंशन है, तो आप वो वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी और इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है, बताइए। आंसर करिए कि मनुष्य में पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वो कहाँ होता है, बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोगों से ये आंसर बनता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है। आमाशय में, लघु आंत में, मुख गुहा में, यकृत में। पूछा है प्रारंभ कहाँ होता है। ये जो सारे अंग दिए गए हैं ये सभी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण है, लेकिन पूछा गया प्रारंभ कहाँ होता है, शुरुआत कहाँ होती है। तो बताइए राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। बिल्कुल सही, कहाँ प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है पाचन क्रिया का कहाँ, मुख गुहा में। आप सबको पता है जो मुख गुहा है यानी कि मुंह है, वहां पे क्या होती है, कई सारी लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां होती हैं, उन लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार ग्रंथियों से क्या निकलती है, लार। और लार में क्या होता है, लार में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं जैसे एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। बेसिकली जो मुंह होता है उसमें जो लार होती है वो भोजन को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देती है, नम बना देती है, जिससे भोजन, ये जो आहार नाल होता है, इससे पेट में आसानी से जा पाता है। एक सवाल जो आता है कि मनुष्य के जो मुंह है उसमें किसका पाचन होता है। मैं आपके सामने ऑप्शन देती हूँ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। बताइए मनुष्य का जो मुंह है उसमें किसका पाचन होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के जो मुख गुहा है वहाँ लार ग्रंथियों के माध्यम से किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये सवाल भी पूछा जाने वाला सवाल है। क्लियर। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ हो कहाँ रहा है, मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ हो रहा है मुख गुहा में। मुख गुहा में कई सारी लार ग्रंथियां निकलती हैं, इन्हीं लार ग्रंथियों से लार निकलती है और लार में पाए जाते हैं कई तरह के एंजाइम्स। लार में क्या पाए जाते हैं, कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उन्हीं एंजाइम्स में एक एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। और ये क्या करता है, भोजन को कहाँ, ये मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि मनुष्य के मुंह में किसका पाचन होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। तो आप लगा के आएंगे मनुष्य के मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरे भी देख लेते हैं, मनुष्य के अमाशय जो होता है अंग, उसमें किसका पाचन होता है, अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। ये सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं आपसे कि मनुष्य के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में किसका पाचन होता है। तो अमाशय में होता है प्रोटीन का। प्रोटीन में होते हैं एचसीएल और पेप्सिन एंजाइम्स। एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और पेप्सिन होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दूसरा यकृत, लीवर। लीवर में किसका पाचन होता है, लीवर में होता है पित्तरस। पित्तरस, और ये किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ये पूरे सवाल पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। जिन्होंने मुख गुहा लगाया था उनको तो एक आंसर मिल गया, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी, क्योंकि एग्जामिनर है, आपको नहीं पता है कि वो क्या पूछने वाला है आपसे।
तो याद रखिएगा कि पूछा था कि मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है, तो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है मुख गुहा में। और मुख गुहा में क्या होता है, कई सारी लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार बनती है, और उन्हीं लार में से क्या निकलते हैं, कुछ पाचन एंजाइम्स निकलते हैं। और उन्हीं एंजाइम्स में एक एंजाइम्स है एमाइलेज जिसको बोलते हैं। अमाशय में किसका पाचन होता है, मान लीजिए पूछ लेता है अमाशय में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। ये मैंने लिखा है, अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। और जहाँ क्या निकलते हैं, HCl अम्ल और पेप्सिन एंजाइम्स की सहायता से जो भोजन है वो टूटता है। तो अमाशय में कौन से दो, HCl पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है। यकृत यानी कि लीवर में किसका पाचन होता है, लीवर में पित्त रस का उत्पादन होता है जो वसा का पाचन करता है। और लघु आंत आप सबको पता है, छोटी आंत, मैंने आपको बताया था साइंस की क्लास में कि छोटी आंत जो है वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों के अवशोषण का काम करती है। जो बॉडी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको उनका अवशोषण करती है और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। उसका क्या काम है, वो छोटी आंत का काम। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यहाँ कई सारे फैक्ट आपके एक जगह पे क्लियर हो रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में किसकी सहायता से होता है, लार ग्रंथियों से लार निकलती है और उन लार में होते हैं कई सारे के एंजाइम्स, और उन्हीं एंजाइम्स की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह में। अमाशय में किसका पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और क्या होता है, HCl अम्ल और पेप्सिन, ये क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का तोड़ने का काम करते हैं अमाशय में। तो अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। यकृत यानी कि लीवर में किसका पाचन होता है, तो लीवर से निकलता है पित्तरस, और पित्तरस किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत जो बॉडी के पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का काम करता है और शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। क्लियर। एक सवाल अगर कभी पूछा जाए कि भोजन का जो पाचन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा छोटी आंत में ही होता है। यहाँ आपके कई सारे फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो जिन्होंने लगाया है मुख गुहा उनको 1 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, तो मार्क करते जाइएगा कि आपने सही किया। क्लियर। चलिए, लार ग्रंथियों में कौन सा एक एंजाइम बताया मैंने, एमाइलेज। अगला सवाल, एड्स किस वायरस के कारण होता है, जल्दी बताइए। इसके लिए मैं आपको 1 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं दूंगी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एड्स किस वायरस के कारण होता है, HIV, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वायरस। जल्दी बताइए। तो आप सबको पता है किसके कारण, HIV के कारण। और जिनका ये गलत है तो वो आप छोड़ दीजिए एग्जाम देना, आपके बस का नहीं। जिनका ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन। एड्स किस वायरस के कारण होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है कि एड्स का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या होगा, और ऐसे ऑप्शंस देता है कि आपको इतने कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं बोल रही हूँ, आपके दिमाग में बात जा रही है, आपके जो इंद्रियां हैं जिनमें से कान एक है, अभी सवाल आएगा, वो सुन रहा है। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस आंसर को रिलेट करेगा कि कहीं पढ़ा था कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। ये सवाल भी पूछा जाने वाला सवाल है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो 2 फुल फॉर्म याद रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर। एड्स की बीमारी क्या करती है, एड्स की बीमारी शरीर का जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है यानी कि इम्यून सिस्टम है उसको प्रभावित करने का काम करती है। तो कभी सवाल आ जाए कि एड्स की जो बीमारी है वो कहाँ हमला करती है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर हमला करती है। और किन कोशिकाओं को निशाना बनाता है, ये जो HIV वायरस है वो किन कोशिकाओं को निशाना बनाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो कोशिकाएं याद रखिएगा, CD4 कोशिकाएं।
कोशिकाएं। CD4 कोशिकाएं क्या होती हैं? शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं, शरीर की रक्षा करती हैं ये, और HIV वायरस इन्हीं को टारगेट करता है। तो जब कोई चीज़ पढ़िए तो कोशिश करिए कि एक जगह आपको सारी चीज़ें पढ़ने मिल जाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम हॉल में गलत होती हैं। टफ क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन सब जाके पढ़ के आते हैं। आपको सबको ऐसा लगता है ना कि यार एड्स वायरस ही तो है, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या ही पूछ लेगा, आता होगा मन में। और एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या करके आते हैं आप कि यार एड्स वायरस से क्वेश्चन नहीं बना, तो क्योंकि आपको लगता है बहुत इजी है। जब कोई चीज़ पढ़िए, एग्जामिनर इजी ही पूछता है, लेकिन वो चीज़ें पूछता है जो बाकी आप बहुत हल्के में ले लेते हैं उन चीज़ों को। तो एड्स का फुल फॉर्म, पहली चीज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दूसरी चीज़ HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस शरीर के किस अंग पर हमला करता है? तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र है, उस पर हमला करता है। किन कोशिकाओं पर हमला करता है? सवाल आ गया कि जो HIV वायरस है वो शरीर की किन कोशिकाओं पर हमला करता है? क्या लगा के आएंगे आप? तो किन कोशिकाओं पर हमला करता है? CD4 कोशिकाओं पर। इनका नाम याद रखिएगा। और CD4 कोशिकाएं क्या करती हैं? शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, CD4 कोशिका। अगर आ जाता है कि HIV वायरस कहाँ हमला करता है, किन कोशिकाओं पर हमला करता है, तो कोशिकाओं का नाम क्या है? कोशिकाओं का नाम है CD4 कोशिकाएं। क्लियर? चलिए, कहीं कहीं CD4 T कोशिकाएं भी लिखा होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए। 1 मिनट का समय बहुत ज़्यादा है, 1 सेकंड का समय देती हूँ मैं आपको। बताइए विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी। 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन, ये जो बेरी है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जल्दी बताइए। बेरी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बताया आप सबने? B1, जिसे क्या बोलते हैं? थायमिन। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी C की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। ये क्वेश्चंस आसान लगते हैं, आसान है भी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है, उसकी कमी से होता है। जो बेरी है वो किस तंत्र पर हमला करता है शरीर के? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र का ये सवाल पूछा जाता है कि विटामिन की कमी से शरीर के किस तंत्र, कौन सा तंत्र कमजोर पड़ता है? तो तंत्रिका तंत्र और हृदय। जो विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से कहाँ प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पे और हृदय पे। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। इससे क्या होती है? शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। स्कर्वी विटामिन C, इससे त्वचा संबंधी रोग होते हैं, दांतों में मसूड़ों संबंधी रोग होते हैं। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। और आप सबको पता है कि रतौंधी विटामिन A की कमी के कारण लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है, रात में देखने में समस्या आती है लोगों को भी, इसी विटामिन A की कमी के कारण, और इसी को बोलते हैं रतौंधी। थोड़ा सा याद रखिएगा, बेरी किसकी कमी से? विटामिन B1, जिसे थायमिन कहा जाता है। ये कहाँ हमला करता है? तंत्रिका तंत्र और हृदय पे। रिकेट्स विटामिन D, ऐसे शरीर की हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन C, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, दांतों और मसूड़ों की समस्या आती है। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है, और इसी से रात में देखने में समस्या होती है लोगों को। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग है, तो आप सबको पता है स्कर्वी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जल्दी बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार: जल, वायु, ध्वनि, मृदा, जल, अग्नि, ध्वनि, अग्नि, ध्वनि और केवल जल। जल्दी बताइए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताइए। पर्यावरण प्रदूषण किन माध्यमों से हो सकता है? ऑप्शंस देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जल, वायु, ध्वनि और मृदा। अग्नि प्रदूषण सुना है आपने कभी? नहीं सुना ना। जल प्रदूषण कैसे होता है? आप सबको पता है कि आपके घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट कचरा होता है, उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है, वो कहाँ जाके मिलता है? नदियों में। और नदियों से वो कहाँ मिल जाता है? समुद्र में, जिससे पानी क्या होता है? प्रदूषित होता है। यही है जल प्रदूषण।
वायु प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाला धुआं है, आपके जो यातायात के साधन है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनसे निकलने वाला धुआं है, उससे क्या होता है, वायु हमारी प्रदूषित होती है, वातावरण प्रदूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो लाउड स्पीकर आप यूज़ करते हैं, कारखानों से होने वाला बहुत ज़्यादा शोर है, उससे कौन सी समस्याएं आती हैं, लोगों को बहरेपन की समस्या आ जाती है, लोगों को बीपी हाई, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, वही है ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण जब कारखानों से विभिन्न तरह के रसायन निकलते हैं तो वो जाके मिट्टी में मिलते हैं, उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का जब उपयोग किया जाता है तो वो मिट्टी में मिक्स होते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, बंजर होती है, उसी को कहा जाता है मृदा प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। क्लियर, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला सवाल, पुष्पी पौधे के किस भाग से फल बनता है? पुष्पी पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिससे फल बनता है, जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा भाग है जिससे फल बनता है? पुष्पी पौधे का कौन सा भाग है जिससे फल बनता है? याद रखिएगा, फल पूछा है, फल बनता है जड़ से, तना से, अंडाशय से, बीज पत्र से। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। बताइए, पुष्पी पौधे का कौन सा भाग है जिससे फल बनता है? ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, जल्दी बताइए। आप सबको पता है जड़ क्या काम करता है, जड़ पानी और पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करता है। पेड़ में पोषक तत्वों के परिवहन का काम करता है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है, परिवहन का काम करता है, और पौधे को क्या रखता है, ये सीधा खड़ा रखता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा भाग है जो फल निर्माण करता है। तो जड़ का काम क्या होता है, पौधे को सीधा खड़ा रखना, पानी और विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाना, संवहन का काम करना। माफ करिएगा, माफ करिएगा, देखिए ये अंतर होता है। मैंने इसे क्या समझा, जड़। अब हम जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो यही होता है कि जब हम चीज़ों को सुनते हैं, जैसे मैं कोई चीज़ आपको बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में चीज़ें जा रही हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अगर आप वहाँ कोई गलत क्वेश्चन भी गलत आंसर टिक करने जाएंगे तो आपको तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये गलत। जैसे अभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये बोला कि आप तो तने के बारे में बता रहे हो, तो आपने ये जड़ के सामने को लिख दिया। मैं तो तने के बारे में बता रही थी आपको, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने ऊपर लिख दिया था। तो ये थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड की विशेषताएं होती। कहा जाता है ना कि बार बार कोई चीज़ रिपीट क्यों करनी है, इसीलिए रिपीट करनी। तो तने को मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या करता है, पौधे को खड़ा रखने का काम करता है, सीधा खड़ा रखने का काम करता है तना, और विभिन्न पोषक तत्वों को पौधे में पहुंचाने का काम, पानी है और पोषक तत्व हैं उनको पौधे में उनका संवहन करने का काम करता है। जड़ क्या करती है, जड़ मिट्टी को बांधे रखती है, मिट्टी को बांधने का काम करती है। और क्या करती है जड़, जो पानी है और पोषक तत्व हैं उनको मिट्टी से एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, जड़ का होता है। मैं यहाँ इसलिए ये बता रही हूँ ताकि कभी कभी पूछ लेता है कि जड़ का काम क्या है पौधे में, तने का काम क्या है पौधे में, क्योंकि जो साइंस आनी है वो तो इसी लेवल की आनी है आपकी। अब तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बननी चाहिए कि जड़ क्या करती है, जड़ मिट्टी को बांधे रखने का काम करती है और मिट्टी से विभिन्न पोषक तत्व और पानी को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती। क्लियर। तना क्या करता है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम करता है और पानी और विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर, जो पौधे का शरीर है या पौधे है, उसमें पहुंचाने का काम करती। पूछा है किस भाग से फल बनता है, तो आप सबने तो राइट आंसर लगा ही दिया होगा कि फल बनने का काम कहाँ होता है, ओवरी में होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है पौधे में वो कहाँ होती है, ओवरी में ही होती है। और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ क्या बनता है, फल बनता है। क्लियर। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है, जब परागकणों का स्थानांतरण होता है। परागकण कैसे, जो पराग क्रिया होती है, परागकण में क्या होता है, जो पौधे का नर भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, परागकोश, और पौधे का जो मादा भाग है, वर्तिकाग्र, जब यहाँ परागकणों का स्थानांतरण हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनता है। क्लियर। तो कहाँ बनता है, ओवरी में फल बनता है। और बीज पत्र क्या करते हैं, बीज पत्र जैसे मान लीजिए कोई बीज था, वो एक छोटा सा पौधा, आपने देखा होगा कि जब कोई आप बीज लगाते हैं तो एक छोटा सा पौधा उगता है। उस छोटे से पौधे को जो पोषक तत्व मिलता है वो बीज पत्र से ही मिलता है। उस छोटे से पौधे को पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो देने का काम बीज पत्र का होता है।
तो ये सारे नाम आपको याद रखने ज़रूरी है, सवाल पूछ सकता है। तो कहाँ बनता है फल? अंडाशय में। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किस अंग में होती है? बताइए। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। जड़, तना, पत्ती, पुष्प। जल्दी बताइए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पौधे के किस भाग में होती है? जल्दी बताइए। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया कहाँ होती है? बेसिकली पत्तियों में होती है। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? यार वो ऑन है ना इसमें? मैं यहाँ शूट करती हूँ क्लास, मुझे अधिकतर ये धोखा होता है कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी है या नहीं रखी है। मैं वही देख रही थी कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किस अंग में होती है? पत्तियों में होती है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। और आपको पता है कि पौधे अपने भोजन का जो निर्माण करते हैं वो सूर्य के प्रकाश और जो वायुमंडल, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ही भोजन बनाते हैं पौधे। तो जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है। और उसी की सहायता से पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाने का काम करते हैं। और आपको पता है कि वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी और सूर्य के प्रकाश, इसका उपयोग करके पौधे भोजन बनाते हैं। और कौन से दो उत्पाद बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये सवाल भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। क्लियर? पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने का काम करता है। क्लियर? चलिए, परागण की क्रिया में किसका योगदान होता है? मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मैंने बताया था कि ओवरी में फल का निर्माण होता है, तो ओवरी में जो फल का निर्माण होता है, मैंने क्या बताया था कैसे होता है? जो ओवरी में फल का निर्माण होता है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के कारण होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? देखिए, परागण की क्रिया में किसका योगदान होता है? जड़ का, कीट का, फल का, तना का। तो परागण की क्रिया क्या होती है वो जान लीजिए। जो परागण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है? पराग कणों का स्थानांतरण। पराग कणों का स्थानांतरण होता है। कहाँ से कहाँ तक? स्थानांतरण कहाँ से कहाँ तक होता है? जो पौधे का पुरुष भाग होता है, पौधे का नर भाग होता है। कभी कभी सवाल आता है कि पौधे के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पौधे के नर भाग को कहा जाता है परागकोश। परागकोश। और पौधे का जो मादा भाग होता है, मादा भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। तो पराग कणों का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ तक होता है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक होता है। और इसे ही प्रोसेस क्या कहलाती है? इसी से होता है पौधों में फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में कौन कौन सहायक होते हैं? तो हवा है, पानी है, विभिन्न तरह के कीट हैं, ये सब क्या करते हैं? योगदान देते हैं। तो परागण की क्रिया क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज रखिएगा कि पराग कणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। पराग कणों का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पौधे के नर भाग। पौधे का नर भाग क्या कहलाता है? परागकोश। ये सवाल पूछा गया था एक बार कि पौधे के नर भाग को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं परागकोश। पौधे के नर भाग से पराग कणों का स्थानांतरण कहाँ होता है? पौधे के मादा भाग वर्तिकाग्र तक। और जो पौधे के नर भाग से मादा भाग तक पराग कणों का जो स्थानांतरण है वही कहलाती है क्रिया फर्टिलाइजेशन की पौधे में। और फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि क्या बनता है? ओवरी में फल का निर्माण होता है। क्लियर? तो क्या पूछा गया है कि परागण की क्रिया में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं या कौन किनकी सहायता से होती है? तो जो परागण की प्रक्रिया होती है वो किसकी सहायता से? हवा है, पानी है, कीट है, विभिन्न तरीके के पक्षी हैं, ये भी पराग कणों का स्थानांतरण कर देते हैं। विभिन्न तरह के छोटे छोटे जानवर हैं, उनकी सहायता से होता है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में राइट आंसर क्या होना चाहिए। कई सारे लोगों ने राइट आंसर लगा भी दिया होगा कि कीट। तो कैसे होता है पराग कणों का स्थानांतरण? आपके समझ में आया?
कि परागण की क्रिया में किसका योगदान होता है, तो विभिन्न तरीके के कीट हैं, हवा है, पानी है, जानवर है, पक्षी हैं, ये भी पौधे के नर भाग जिसे परागकोश कहते हैं, यहाँ से यहाँ मादा भाग तक स्थानांतरण परागकणों का कर देते हैं। कौन कौन? हवा के माध्यम से भी स्थानांतरण हो जाता है, पानी के माध्यम से हो जाता है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के माध्यम से भी होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो राइट आंसर है इसमें कीट। कीट के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण होता है। अगर यहाँ ऑप्शन होता पक्षी, तो बिल्कुल पक्षी, हवा, पानी, इनके माध्यम से भी परागकण स्थानांतरित हो जाते हैं। मान लीजिए कोई पक्षी गया, उसने पौधे का जो नर भाग है परागकोश से जो परागकण थे उसको कहाँ ले गया, वो उठा के वर्तिकाग्र तक, तो उनका तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो गई, तो उसी को बोलते हैं परागण, परागण की क्रिया। चलिए, पेशीय तंत्र का क्या काम होता है? मनुष्य में जो पेशीय तंत्र है उसका क्या काम होता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पेशीय तंत्र का प्रमुख काम क्या है? रक्त का निर्माण, पाचन करना, गति और चालन करना और हार्मोन बनाना। तो बताइए पेशीय तंत्र का क्या काम होता है? पेशीय तंत्र का काम होता है क्या? क्या आंसर लगाया आपने? बिल्कुल सही, शरीर को गति प्रदान करना और रक्त परिसंचरण में सहायता करना। गति प्रदान करना और रक्त परिसंचरण यानी रक्त के संचालन में सहायता करना, रक्त परिसंचरण। तो पेशियों का जो काम है वो क्या क्या था? शरीर को गति प्रदान करना और रक्त परिसंचरण में सहायता करना। रक्त का निर्माण दिया हुआ है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? आप सबको पता है रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। मान लीजिए नहीं पूछा वो सवाल, यही पूछ लिया, फिर जैसे पूछा गया है कि पेशीय तंत्र का क्या कार्य है, तो आपने क्या आंसर लगाया कि शरीर को गति प्रदान करना और रक्त परिसंचरण में सहायता करना, ये पेशियों का काम होता है। लेकिन पूछ लिया कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, फिर तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। हार्मोन कहाँ बनते हैं बताइए? पाचन कहाँ होता है? पाचन का मैंने क्या बताया था? शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो कौन करता है? छोटी आंत। छोटी आंत में पाचक तत्वों का अवशोषण होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक जो पोषक तत्व हैं वो जाते हैं, और बाकी अलग अलग अंगों में अलग अलग जो भोजन का पाचन होता है। मुंह में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट का, अमाशय में मैंने बताया था प्रोटीन का, यकृत यानी कि लीवर में मैंने क्या बताया था? वसा का। तो ऐसे भी होता है। क्लियर? चलिए, हाँ, हार्मोन्स रह गया था। हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिन्हें क्या क्या कहा जाता है? जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ भी नज़र रखे रहिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान आपका होना ज़रूरी है। क्लियर? क्या जाना आपने? मनुष्य में पेशीय तंत्र का काम क्या होता है? शरीर को गति प्रदान करना और रक्त परिसंचरण में सहायता। रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? रक्त का निर्माण हो रहा है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। पाचन का काम अलग अलग जो शरीर के अंग हैं अलग अलग में होता है। हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस भाग को शक्ति घर बोलते हैं? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए कि शक्ति घर यानी कि पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को 1 सेकंड से ज़्यादा समय लेना चाहिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जल्दी बताइए, देखिए को समय दिया जा रहा है, बताइए देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। सवाल पूछ सकता है, सामने दिख गया तो मुझे लगा बता देना चाहिए। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। मान लीजिए सवाल आ गया कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप क्या लगा के आएंगे? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ कोशिका। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर? चलिए थोड़ा सा याद रखिएगा इन चीज़ों को।
क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? टीबी। टीबी किस जीवाणु के कारण होता है बताइए? टीबी कैसा रोग है? आप सबको पता है टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। कैसे? संक्रमित व्यक्ति है उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके बात करने से ये टीबी रोग फैलता है। इस वजह से टीबी रोग कैसा है? संक्रामक रोग है। किस जीवाणु से होता है बताइए? तो टीबी रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। क्लियर? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया भी होगा राइट, कि किस जीवाणु के कारण होता है ये? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। सवाल जैसे पूछा जाता है कि क्या टीबी संक्रामक रोग है? सोचिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि टीबी एक कैसा रोग है, संक्रामक है, गैर संक्रामक है, अलग अलग तरह के ऑप्शंस देके। तो टीबी कैसा है? एक संक्रामक रोग है। ये हुआ। टीबी डे कब मनाया जाता है? हर साल टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे कभी कभी पूछ लेता है ये सवाल कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो डेट याद रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम कुछ ऐसे थी, यस वी कैन एंड टीबी, वी कैन एंड टीबी, और भी कुछ ऐसे 2-3 लाइन था। तो इतना याद रखिएगा इतनी चीज़ें कि इस बार का जो वर्ल्ड टीबी डे था उसका थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी कैसा है? एक संक्रामक रोग है। और टीबी किसके कारण होता है? किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसका आंसर बताऊंगी कि मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग में होती है। श्वसन क्रिया जल्दी बता दीजिए। आप सबको पता है फेफड़ों में। अमाशय में किसका पाचन होता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अमाशय में किसके कारण प्रोटीन का पाचन होता है? HCl और पेप्सिन, इनका नाम भी याद रखिएगा। फेफड़े में श्वसन ही होता है। यकृत, लीवर, और लीवर में किसका पाचन हो रहा था? वसा का। सवाल ऐसे पूछता है कि वसा का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? और वसा का पाचन कौन करवा रहा था? वहाँ निकलने वाला पित्तरस, पित्त रस। और आंत कौन सी होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत। और छोटी आंत में मैंने बताया था कि पोषक तत्वों का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है, या भोजन पचाने का जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो छोटी आंत पे ही होता है। तो श्वसन क्रिया कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपके फेफड़े। क्लियर? चलिए अगला सवाल। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बताइए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती? जल्दी बताइए कौन सी गैस अवशोषित होती है? कर दिया आपने, राइट आंसर बता दिया। सभी से बन गया होगा ये तो, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। बिल्कुल सही, आपने सबने क्या लगाया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस अवशोषित होती है? ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कौन सा दो प्रोडक्ट बना रहे हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो कभी कभी सवाल आता है कि कौन से दो उत्पाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बनते हैं, उन उत्पादों का नाम क्या है? तो उन उत्पादों का नाम है ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस अवशोषित हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो रही है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है? तो पत्तियाँ। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लियर? क्लोरोफिल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का क्लोरोफिल काम करता है। तो राइट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है? फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब किसान एक घर से रिलेट करते हैं। शहरों में आप रह रहे हैं, शहरों में मैं भी रह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर मुझे नहीं बताना है कि फसल का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई या उपरोक्त सभी। आपको इसके लिए दिया जाता है आधा सेकंड, आधा सेकंड भी ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
आप सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि फसल को जो खाने वाले कीट होते हैं वो फसल को खा जाते हैं, जिससे अनाज उतना प्रॉपर आ नहीं पाता, तो कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। उर्वरकों का प्रयोग विभिन्न तरीके के जो पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए हेल्पफुल होते हैं, पौधे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उपयोग किए जाते हैं। सिंचाई, पानी की ज़रूरत पड़ती ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? इसके लिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, अभी भी कई सारे लोग होते हैं कुछ सिंचाई लगा के आते हैं, फसल उत्पादन बढ़ाना है तो आपको पता है बहुत सारे लोग लगा के चले आते हैं उर्वरकों का प्रयोग। क्या सिर्फ उर्वरकों का प्रयोग करने से फसल उत्पादन हो जाएगा? बहुत सारे लोग ये आंसर लगा के आते हैं उर्वरकों का प्रयोग, और आप में से ही कई सारे लोग लगा के आएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम क्लिक होता है ना, जैसे आपने सब फसल उत्पादन बढ़ाना है, ज़्यादा उत्पादन करना है, तो उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। फिर कीटनाशक उसको खा जाएंगे तो कैसे उत्पादन होगा? सिंचाई आप नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो कैसे उत्पादन होगा? तो राइट आंसर विल बी कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो तीनों, उपरोक्त सभी। क्लियर? बिना सिंचाई के, बिना कीटनाशकों के प्रयोग से चीज़ें संभव नहीं है। और आजकल तो जैविक खेती का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ज़ीरो और ऑर्गेनिक खेती जो चलती है ना, उसका क्या नाम है? जो नई ऑर्गेनिक खेती का एक नया टर्म यूज़ होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बताइए, काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में रही थी। हमारा शरीर किससे बना है? धातु से, कोशिकाओं से, लकड़ी से, मिट्टी से। बताइए हमारा शरीर किससे बना है? इसके लिए भी आधा सेकेंड है आपके सामने कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है। हमारा शरीर मिलकर बना है किससे? कोशिकाओं से। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। थोड़ा सा प्रोसेस समझा देती हूँ। जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ये जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? तो याद रखिएगा, सेल्स मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। पहला प्रोसेस तो ये याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि सेल्स मिलकर क्या बनाती है, तो सेल्स मिलकर बनाती हैं, यानी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग मिलकर बताइए क्या बनाएंगे? कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में क्या क्या शामिल है? पाचन तंत्र में कई सारे अंग शामिल हैं, जैसे अमाशय है, छोटी आंत है, पेट है, पाचन तंत्र, लीवर है। और यही पाचन तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। ये जो होती है शरीर निर्माण की प्रोसेस। मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं, याद रहेगा तो हमेशा के लिए काम आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आपके लिए क्लियर हो रहे हैं कि हमारा शरीर किससे बनता है। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बनता है, यानी कि सेल्स से बनता है। कैसे सेल से बनता है? कई सारी सेल्स मिलकर बनाती है ऊतक। सवाल ये आता है कि ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण होता है सेल से। अंगों का निर्माण किससे होता है? कई सारे ऊतकों से मिलके। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डीप अगर उसने सवाल पूछा तो कई सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ऊतक। कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र जैसे मान लीजिए कि पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में कौन कौन आता है? अमाशय है, आपका पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, तो वो सब तो अंग ही है ना। तो कई सारे अंग मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पूरा का पूरा तंत्र बना रहे हैं। और कई सारे अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि कभी सवाल पूछा कि ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण सेल से होता है। अंग कैसे बनते हैं? ऊतकों से मिलके बनते हैं। अंग तंत्र में कई सारे अंग शामिल होते हैं, वही अंग तंत्र बनाता है। तो हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसलिए बता देती हूँ कि अगर आंसर आपको पता हो, रटना ना पड़े, कम से कम पता तो हो प्रोसेस कि हाँ कैसे चीज़ें होती हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हड्डी है, लीवर है, त्वचा है, दिल। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का क्या है? जल्दी बताइए। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हमारे शरीर में, वो क्या होता है? वो त्वचा होती है। शरीर के द्रव्यमान का 16%, शरीर के कुल द्रव्यमान का लगभग 16%, और ये सवाल पूछा जाने वाला सवाल है, लगभग 16%। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा आपके पूरे शरीर में पाई जाती है।
तो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला या सबसे बड़ा अंग कौन सा कहला जाएगा? त्वचा, जो शरीर की कुल द्रव्यमान का कितना होती है? 16% होती है। एक सवाल और पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? एक सवाल ये भी पूछा जाता है। याद आ गया तो मुझे लगा बता दूँ आपको। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? किस बॉडी पार्ट में पाई जाती है? आप कमेंट करिए मुझे। और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कितने आपके सही हुए। फिर भी जिस तरह के क्वेश्चन हैं, जितना इलेबोरेट करके आपको साइंस की क्लासेस ली गई हैं, तो मुझे तो लगता है कि सबके लगभग अच्छे नंबर आने चाहिए। नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ एक जगह बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली जाती हैं जिससे आपको बाकी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो बताइएगा कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है साइंस वाली या नहीं करनी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जो आप हमेशा बताते हैं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से, किस ज़िले से, किस शहर से, किस राज्य से, ज़रूर बताइएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर के कुल द्रव्यमान का 16% होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी होती है? फीमर। और बताइए ये कहाँ पाई जाती है? और त्वचा का आप सबको पता है त्वचा क्या करती है? जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा करती है। हमारी ये जो त्वचा है उसमें क्या स्टोर होता है? पानी स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। जैसे मेरा फेस है उसमें फैट स्टोर है, तो त्वचा में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? जल्दी बताइए, बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, तांबा है, कागज? तो देखिए, अगर कहा जाए कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। लेकिन चांदी सस्ता नहीं होता है भाई। चांदी सस्ता होता है क्या? चांदी महंगा होता है। इस वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाता बिजली के तारों में। तो बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा माना जाता है? तांबा। अब तक आप सबने बहुत लोगों ने राइट आंसर इसका कर दिया होगा कि तांबा। लेकिन जो लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि बिजली का सबसे अच्छा चालक तो चांदी माना जाता है, बिल्कुल, तो मैंने सिर्फ उनका डाउट क्लियर किया है कि आप बिल्कुल सही हैं। बिजली का जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है वो चांदी ही माना जाता है। लेकिन बिजली के तारों में चांदी का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब लोकल यही तांबे की तारें नहीं बच पाती हैं तो चांदी की तारें क्या ही बचेंगी। हमारा भारत देश है, यहाँ बाहर पड़ी हुई चीज़ सामान नहीं बचता है, तो चांदी की तारें बचेंगी। इस वजह से तांबे की तारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा चांदी के कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। क्लियर? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा? बिजली का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा तांबा। क्लियर? और इसी का उपयोग होता है बिजली के तारों में। चलिए, प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है? जल्दी बताइए। आपको इस सवाल के लिए दिया जाता है 1 सेकेंड। प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? जल है, कांच है, वायु है, निर्वात, वैक्यूम? बताइए, प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? आप ये बताइए कि जब कोई प्रकाश गमन कर रहा है, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, ये, तो प्रकाश सबसे स्पीड में कब जाएगा? जब यहाँ पे कोई अवरोध नहीं होगा या कोई यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई अवरोध है, तो प्रकाश सबसे तेज कब जाएगा? जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहेगी बीच में, तब वो सीधे से ऐसे गमन करके चला जाएगा। या जब कोई अवरोध होगा तब प्रकाश गुजर रहा है तो वो आसानी से गुजर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि प्रकाश सबसे अच्छे तरीके से कब गुजर पाएगा? जब बीच में कोई रास्ते में चीज़ नहीं रहेगी तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बीच में कोई चीज़ मिल गई, अवरोध आ गया, ये अवरोध आ गया अगर, तो प्रकाश की गति धीमी हो जाएगी। अब मुझे बता दीजिए कि प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा हो जाएगा? निर्वात। क्योंकि निर्वात या वैक्यूम में क्या होता है? किसी भी तरह का धूलकण या किसी भी तरह का अवरोध बीच में नहीं होता है। तो इस वजह से प्रकाश सबसे तेज कहाँ गति करता है, या प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कहाँ होता है? निर्वात और वैक्यूम में। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी। और कमेंट सबको करना है, ये मत सोचिएगा कि ठीक है हम क्लास ले लेते हैं, नहीं, कमेंट आपको करना है कि प्रकाश की जो निर्वात में प्रकाश की गति है वो कितनी होती। और बिना कमेंट किए मैं जाने नहीं दूंगी आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गति में वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? गति में वस्तु की स्थिति को अगर बदलना है तो उसके लिए क्या जरूरी? गति में किसी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए फोर्स, तापमान, ऊष्मा, रगड़, बताइए क्या जरूरी? जल्दी बताइए। न्यूटन की गति का नियम आप सबने पढ़ा है, मैं हिंट दे देती हूँ। न्यूटन की गति का नियम आप सबने पढ़ा है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित ना किया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गति में कोई वस्तु है और उसकी स्थिति को बदलना है। तो जब गति में कोई वस्तु है और उसकी स्थिति को बदलना है मतलब उसे शांत करना है या स्थिर करना है, क्योंकि कहा गया है कि गति में कोई वस्तु है उसकी स्थिति को बदलना है। तो अगर गति में है तो स्थिति में बदलना है मतलब उसको स्थिर करना है, और अगर स्थिर होती और उसकी स्थिति को बदलना होता तो उसे हम गतिशील करते। तो कोई गतिशील अवस्था में वस्तु है उसको स्थिर करना है, तो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहेगी, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित ना किया जाए। तो जिन्होंने लगाया है फोर्स यानी कि गति का पहला नियम जिसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, उनका राइट आंसर है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने क्या पूछा था कि गति में कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति बदलना है, मतलब उसको स्थिर अवस्था में लाना है, और यदि कोई वस्तु स्थिर होती तो उसकी स्थिति बदलना है तो उसको गति अवस्था में लाना है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है फोर्स, कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित ना किया जाए, और ये है गति का जड़त्व का नियम। क्लियर? तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये गति के कौन से नियम है? तो ये है गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम भी जिसे कहते हैं, गति का पहला नियम। इसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्लियर? चलिए, कभी कभी पूछ लेता है कि गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? डीएनए की संरचना को किसने खोजा था? जल्दी बताइए। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले से बता रही हूँ। डीएनए की संरचना को किसने खोजा? न्यूटन, गैलीलियो, वाटसन, क्रिक, आइंस्टीन, बोर और रमन और हुक। बताइए, डीएनए की संरचना को किसने खोजा था? डीएनए की संरचना को खोजा था वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब खोजा था? 1953 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो डीएनए की संरचना किसने खोजी? वाटसन और क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने, ये याद रखिएगा। न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने दिए थे गति का नियम। न्यूटन का क्या था? न्यूटन की गति का नियम जो अभी मैंने आपको बताया कि पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था F=ma, तीसरा था हर इस गति के प्रति तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गतिगत तीसरा नियम। न्यूटन ने और क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। मैं यहाँ इसलिए ये बता रही हूँ कि यहाँ पूछा है डीएनए की खोज किसने की थी। मान लीजिए पूछ लिया गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि ना मुझे पता है कि क्या आना है, ना आपको पता है क्या आना है, और ये आपका सिलेबस का पार्ट है, तो सिलेबस से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डीएनए की संरचना, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। पहली चीज डीएनए की खोज। न्यूटन ने क्या खोजा था? न्यूटन ने गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम खोजा था। गैलीलियो ने क्या किया था? बताइए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन में सुधार किया था, दूरबीन में सुधार का काम किया था। आइंस्टीन ने क्या खोजा था? सापेक्षता का नियम =mc²। नील्स बोर ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। परमाणु कक्षा का सिद्धांत क्या दिया था? कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये किसने सिद्धांत दिया था? नील्स बोर ने। अलग अलग पूछ सकता है बिल्कुल कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षता सिद्धांत =mc² किसका था? आइंस्टीन का था, याद रखिएगा।
नील्स बोर ने क्या बताया था? नील्स बोर ने बोर का परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु संरचना को समझाया था। परमाणु संरचना को किन्होंने समझाया था? नील्स बोर ने, परमाणु संरचना। क्लियर? रमन जी का क्या था? सीवी रमन जी अपने भारत के हैं, इन्होंने क्या दिया था? रमन इफेक्ट के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मैं बताऊं या आप बताएंगे? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। तो हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो जो आंसर था आपका कि डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की संरचना की खोज किसने की, तो डीएनए की संरचना की खोज वॉटसन और क्रिक ने की, फ्रांसिस क्रिक ने। और जिन्होंने ये लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी जान लीजिए, इनसे भी सवाल पूछेगा। न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने गति का नियम दिया था, गति के 3 नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का था। गैलीलियो ने जो खगोलीय दूरी के लिए जो दूरबीन के जो उपयोग था उसमें सुधार काम किए थे। आइंस्टीन ने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc²। सवाल पूछा जाता है कि जो आइंस्टीन है निम्नलिखित में से उनके द्वारा की गई खोज क्या है, और ये दिया होता है। तो याद रखिएगा आइंस्टीन ने क्या खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत, E इक्वल टू mc²। नील्स बोर का क्या था? परमाणु संरचना समझाया था नील्स बोर ने कि प्रत्येक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु संरचना किसकी थी? परमाणु मॉडल जो बोर का था उसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। और अपने देश के सीवी रमन जी, इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है। एक जगह आपने कई सारी वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? चलिए, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में स्टोरी में लगाया था। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन मैं स्टोरी में एक क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूँ, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, या किसी भी तरह का MCQ हो। तो जिन्होंने इंस्टाग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी वीडियो में आप जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें डेली आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी और आपको इंस्टाग्राम का जो स्टोरी है उसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे करंट अफेयर्स है, साइंस है। तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? जल्दी बताइए, आपको 1 सेकंड का समय दिया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? जल्दी बताइए। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन। बहुत ईजी था ये। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहती हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को WBCs के नाम से जाना जाता है। ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम को। और रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल आता है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स से सवाल पूछा जाता है ना कि रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर? प्लाज्मा क्या करता है? ये पोषक तत्वों और हार्मोन्स को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हार्मोन्स को पहुंचाने का काम करता है विभिन्न कोशिकाओं तक प्लाज्मा। और रक्त प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो जब कोई चीज़ पढ़िए तो कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप जान लें, ताकि आपको हर जगह अलग अलग चीज़ें ना पढ़नी पड़े। तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा था? रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन कर रहा था। WC क्या करती हैं? जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं WBCs, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर? प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा पोषक तत्वों को, हार्मोन को और कोशिकाओं तक कहाँ पहुँचाता है? पूरे शरीर तक पहुँचाता है। पोषक तत्व, हार्मोन को कहाँ तक? शरीर तक पहुँचाना। शरीर तक पहुँचाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है, पोषक तत्वों को और हार्मोन्स को।
रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और रक्त प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में मदद। क्लियर? तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, आपके साइंस का जो भी क्वेश्चन पेपर आने हैं उनमें से इन सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ रखे हैं, जो ऑप्शंस मैं बता रही हूँ, उनके भी आने की संभावनाएं हैं। आप अगर कहेंगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी, नहीं कहेंगे तो नहीं की जाएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा था? हीमोग्लोबिन। WBC प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती है। प्लाज्मा पोषक तत्वों और हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती। क्लियर? चलिए, ओजोन परत का क्या कार्य है? जल्दी बता दीजिए, ओजोन परत का क्या कार्य? ओजोन परत का क्या कार्य है? वायु को साफ करना, वर्षा कराना, सूरज की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, पृथ्वी को गर्म करना। आप सबको पता है ओजोन परतें क्या करती हैं? सूर्य की जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे जो हमारी रक्षा करती हैं। और ओजोन डे कब मनाया जाता है हर साल? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? सवाल पूछा जाता है बहुत बार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस चीज़ से है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। ये सवाल भी पूछा जाता है। लोग बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उन्हें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं ना, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, स्टॉकहोम समझौता है, और वो चीज़ें कन्फ्यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, ओजोन परत का क्या कार्य है? सूरज की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। हर साल ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। क्लियर? चलिए, मनुष्य की कितनी इंद्रियां होती हैं? ये मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि मनुष्य की कितनी इंद्रियां होती हैं? आपके शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? बताइए। 3, 4, 5, 7 कितनी इंद्रियां हैं आपकी बॉडी में? कुछ के नाम मैं लिखती हूँ। चलिए, आँख जिससे आप देखते हैं, इंद्री है। नाक सूंघने का काम आती है, इंद्री है। नाक, आँख, नाक, कान है इंद्री। जीभ स्वाद के लिए, कान सुनने के लिए। इंद्रियां हैं या नहीं हैं? तो मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और लास्ट त्वचा। कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। लेकिन आजकल एक और इंद्री चली है। माना जाता है कि एक और इंद्री, छठी इंद्री भी है। उसको क्या कहा जाता है? प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, इसे क्या कहा जाता है? छठवीं इंद्री। ये क्या काम करती है? कहा जाता है कि जो हमारे शरीर की स्थिति है या हमारे शरीर के अंगों की स्थिति है, कि हमारे शरीर के अंग कहाँ स्थित है, हमारे शरीर के अंग वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उसका ज्ञान कौन देता है? ये छठवीं इंद्री देती है, प्रोप्रियोसेप्शन नाम की। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय एक नई इंद्री है, प्रोप्रियोसेप्शन, जो हमें अपने शरीर के अंगों की स्थिति का ज्ञान कराती है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। तो वैसे तो 5 इंद्रियां मानी जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। लेकिन ये भी दिमाग में रखिएगा कि आजकल ये अगर सवाल आ जाता है कि वर्तमान समय में कौन से मानव शरीर की छठी इंद्री है, तो उसका नाम याद रखिएगा, प्रोप्रियोसेप्शन। ये क्या करती है? शरीर के अंगों की स्थिति, कि हमारे शरीर में कौन से अंग कहाँ हैं और वो क्या कार्य कर रहे हैं, इसका अनुभव हमें कराती रहती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट है? आपको इसके लिए दिया जाता है 1 सेकेंड का समय। बताइए, ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा है? ऑर्गेनिक वेस्ट, आप सबको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट कौन होते हैं? जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब आसानी से अपघटित हो जाते हैं, आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं,
अनाज है, पत्तियां हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट। अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक है, फल का छिलका है, कांच है, धातु। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट है? जैविक अपशिष्ट का मतलब होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट वो होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आसानी से सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे अनाज है, फलों का छिलका है, पत्तियां हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? मैंने आंसर ही बता दिया, फल का छिलका। हालांकि आप लोगों में बहुत सारे लोग पहले से इसका आंसर क्लिक कर दिया होगा आपने कि ऑर्गेनिक वेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? फल का छिलका, जो अनाज में आता है, जो आसानी से सूक्ष्मजीवों द्वारा, अगर आप उसे फेंक भी देते हैं तो आसानी से सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। प्लास्टिक सालों साल अपघटित नहीं होता है और ये प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांच तो और जल्दी अपघटित नहीं होता है। विभिन्न तरह की धातुएं हैं, इनका अपघटन संभव नहीं है जल्दी। तो आसानी से अपघटित होने वाला कौन सा है? फलों का छिलका। क्लियर? चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं में किस तत्व की उपस्थिति होती है? बताइए, लाल रक्त कोशिकाओं में किस तत्व की उपस्थिति होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में किस तत्व की उपस्थिति होती है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस। आपको दिया जाता है 1 सेकेंड इसके लिए कि लाल रक्त कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति होती है। आप सबको पता है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक कौन सा है? आयरन, लोहा। आयरन, लोहा, ये इसका एक प्रमुख घटक है। तो बता दीजिए किस तत्व की उपस्थिति होगी। इसीलिए मैंने दिया था 1 सेकेंड। जिन्होंने आयरन लगाया है उनका सही है, जिन्होंने नहीं लगाया है तो जान लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन का भी एक घटक कौन सा है? आयरन। तो लाल रक्त कोशिकाओं में किस तत्व की उपस्थिति होती है? तो आयरन, लोहे का। हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है, ये प्रमुख घटक है आयरन, लोहा। क्लियर? चलिए, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या हो गया? आयरन, और वही उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? जल्दी बताइए, आधा सेकंड का समय है आपके पास। ध्वनि की इकाई क्या है? ज़्यादा समय थोड़ी लेना है ऐसे क्वेश्चंस में। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? चलिए, ध्वनि का एसआई मात्रक, जो कह रहे होंगे इकाई क्या होता है? एसआई मात्रक बताइए। किलोमीटर, लीटर, डेसिबल, वोल्ट। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बताइए, आधा सेकंड का समय दिया था ना मैंने। किलोमीटर किसका होता है? किलोमीटर होता है दूरी का। लीटर किसका होता है? लीटर होता है आयतन का। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विद्युत विभव का। और ध्वनि के एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल किसका होता है? ध्वनि का। जिन्होंने डेसिबल लगाया था उनका सही है आंसर। जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो भी ज़रूरी है। किलोमीटर में किसको नापते हैं? दूरी को। लीटर में किसको नापा जाता है? आयतन को। डेसिबल में ध्वनि को, और वोल्ट में विद्युत विभव को या वोल्टेज को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल। अगला सवाल, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? आपको दिया जाता है इसके लिए मात्र 1 सेकेंड। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? जो रनिंग करते हैं ना एसआई के लिए बच्चे, उनका सबसे पहले यही खराब होता है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका, मांसपेशी, लिगामेंट, त्वचा। बताइए, हड्डियों को जोड़ने वाला कौन सा ऊतक है? वो है लिगामेंट्स। आप सबको पता है जब रनिंग किया जाता है तो क्या डिस्टर्ब होता है? अगर विदाउट शूज़ आप रनिंग करते हैं तो कई सारे लोगों के लिगामेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे वो लोग रनिंग नहीं कर पाते। लिगामेंट्स क्या होते हैं? एक रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं? हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम करते हैं, और इसी से जोड़ों में सबसे ज़्यादा स्थायित्व भी आता है। तो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक है लिगामेंट। और ये क्या होते हैं? लिगामेंट्स मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर?
तो लिगामेंट्स क्या है? मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट्स क्या है? कभी कभार सवाल आ जाए तो लिगामेंट्स ऊतक है, ये भी याद रखिएगा, ऊतक है, कुछ भी पूछ सकता है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा हो गया? लिगामेंट्स। चलिए, लिगामेंट्स कैसा ऊतक है? मजबूत रेशेदार और संयोजी ऊतक है। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। मैं जो जो बताती हूँ उसे ध्यान से सुना करिए, क्योंकि हर एक लाइन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिगामेंट्स कैसा है? मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक है। लिगामेंट क्या है? तो ऊतक है जो क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, और इसी के कारण जोड़ों में स्थायित्व भी रहता है, स्थिरता भी रहती। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अपचयन है? रिडक्शन है। तो रिडक्शन बताइए पहले। ऑक्सीजन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का हरण, ऑक्सीजन का त्याग या जल का वाष्प बनना। इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड का समय फिर भी दे सकती हूँ। क्या होता है रिडक्शन? बताइए, रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? चलिए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन प्रोसेस वो होती है जिसमें किसी पदार्थ से, आप अपना आंसर सोचिए, मैं बता रही, जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, या कहें तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो होती है रिडक्शन, यानी कि अपचयन की प्रोसेस। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हालांकि बस इतना जानिए क्योंकि फिर हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए। तो कौन सी प्रोसेस है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिडक्शन है? रिडक्शन में मैंने क्या बताया कि रिडक्शन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग किया जा रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो अब मुझे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बता ही दिया, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, तो ऑक्सीजन का त्याग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का त्याग होना। मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए बताई है क्योंकि पूछ सकता है कि जो अपचयन की क्रिया है या रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या हाइड्रोजन निकलता है। तो याद रखिएगा, रिडक्शन की प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होता है। जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? ऐड होता है। निकलता क्या है? रिडक्शन में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। कैसे? मैं एक प्रोसेस से आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जब सामने रहती हैं तो एग्जाम्पल के फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं कि रिडक्शन कैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, और मैंने क्या बोला कि रिडक्शन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन का त्याग किया। जब कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा? बताइए, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ मिलके अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ? ये जो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था इसका त्याग हुआ और हाइड्रोजन ऐड हुआ। ये हाइड्रोजन ऐड हुआ और इसका क्या हुआ? त्याग हुआ। इसने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ मिलकर अलग से H2O बना लिया और कॉपर अलग हो गया। ये प्रक्रिया कहलाती है रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? अब इस चीज में अगर पूछा जाए कि अपचयित कौन हुआ, तो अपचयित हुआ कॉपर ऑक्साइड। अपचयित कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। और अपचायक का काम किसने किया? हाइड्रोजन ने। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है, लेकिन इतना डीपली नहीं आएगा। थोड़ा सा समझाने के कारण मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी कि रिडक्शन प्रोसेस, ताकि आपके दिमाग में रहे कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हुआ और हाइड्रोजन ऐड होती है। तो कॉपर ऑक्साइड थी तो और हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ऑक्साइड जब निकला, ऑक्सीजन निकला, तो इसने H2 के साथ मिलकर अलग से H2O बना लिया और कॉपर अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का त्याग हो गया और हाइड्रोजन ऐड हुआ। क्लियर? तो रिडक्शन प्रोसेस क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है। चलिए, मानव शरीर में गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए, मानव शरीर में गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? 1 सेकंड का समय। गैसों का परिवहन पूछा है। गैसें मतलब जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका परिवहन किसके द्वारा होता है? आपको इसके लिए 1 सेकंड का समय दिया जाता है कि गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है। बताइए, तब तक मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे।
बताइए, आप सबने राइट आंसर क्लिक किया कि गैसों का परिवहन किसके कारण होता है? बताइए, गैसों का परिवहन किसके कारण? गैसों का परिवहन रक्त के कारण होता है। बिल्कुल सही, जिन्होंने रक्त लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और आप सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्रवाहित होती है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन करता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कैसे होता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और इसी हीमोग्लोबिन से जुड़ के कौन परिवहन करता है? ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। तो क्लियर कि गैसों का परिवहन कैसे होता है। मेरा यहाँ सिर्फ ये बताने का मतलब होता है कि अगर कोई आंसर बताया जा रहा है तो आपको फैक्ट के साथ बताया जाए कि आखिर रक्त क्यों होगा। जैसे ऑक्सीजन के परिवहन हम सब क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जुड़कर होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? रक्त। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है तो गैसों के परिवहन में कौन भूमिका निभाएगा? रक्त। क्लियर? तो गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ हो रहा है? हीमोग्लोबिन से जुड़ के। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। तो जो गैसों यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन है या किसी का परिवहन है वो किसमें होगा? रक्त के थ्रू होगा। क्लियर? चलिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? मतलब एसआई मात्रक पूछा है, जल्दी बता दीजिए। आधे सेकंड का समय देती हूँ मैं आपको कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, ओम है, वॉट है, एम्पियर। आधे सेकंड का समय। बहुत लोगों ने बता दिया होगा। बिल्कुल सही, जिसने भी लिखा है विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। बिल्कुल सही। वॉट किसकी है? पावर यानी कि शक्ति। ये किसकी एसआई मात्रक है? वॉट की। ओम प्रतिरोध, वोल्ट विद्युत विभव, पहले ही बता चुके हैं ये विद्युत विभव। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्लियर? वॉट किसकी है? पावर यानी कि शक्ति की। प्रतिरोध ओम और विद्युत विभव वोल्ट। चलिए, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। जल का अपघटन निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसों में बनता है? अरे ये कोई सवाल है? इसमें तो आधा सेकंड भी नहीं देना चाहिए। बताइए, जल का जो अपघटन होता है वो कौन सी दो गैसों में होता है? जल क्या होता है? H2O जल का सूत्र है। कौन सी दो गैसों में हो रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन का कितना अनुपात है? 2। ऑक्सीजन का कितना अनुपात? 1। तो अनुपात क्या है? 2:1। इसमें तो आधा सेकंड भी ज़्यादा था कि जो जल का अपघटन होता है, H2O का जो अपघटन हो रहा है, उसमें कौन सी गैस दो भागों में बनती हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या दोनों? कौन सी गैस बनाती है दो? तो दोनों कौन सी गैस होती है? 2:1। क्लियर? चलिए, हाइड्रोजन के 2 बनते हैं और ऑक्सीजन के 1 बनते हैं। ठीक है। चलिए, अगर ये पूछ रहा है कि कौन सी गैसें बनती हैं, तो अगर ये सवाल आएगा कौन सी गैसें बनती हैं, तो आप सबको पता है हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं, ऑक्सीजन के 1 भाग होते हैं। कौन सी गैस के 2 भाग बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 भाग बनते हैं और ऑक्सीजन का 1 भाग बनता है। जैसा भी सवाल आए, जिस भी अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग सवाल हल कर लेना है। इसमें ज़्यादा समय मुझे आपको नहीं देना क्योंकि सवाल बहुत ही आसान थे ये। तो जैसा भी सवाल आए कि कौन सी 2 गैसें बनती हैं जल के अपघटन में, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन सी गैसें 2 भाग में बन रही है, कौन सी 1 में बन रही है, तो जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर आइएगा। प्रकाश हमेशा किस दिशा में चलता है? चक्कर काटकर सीधी रेखा में, ऊंचाई में, दाएं से बाएं। मुझे ये बताइए, सब ने अपने घरों में कभी, गाँव में, स्पेसिफिकली गाँव में ये चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि शहरों में तो लाइट की सुविधा हो गई है। गाँव में देखते होंगे, मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में रोशनदान से एक रोशनी आ रही होती है, और वो रोशनी जो रोशनदान से आ रही होती है, तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें धूल कण होते हैं। तो अगर आप इमेजिन करिए पूरा बंद कमरा है और वहाँ एक रोशनदान है, उस रोशनदान से रोशनी आ रही है,
और आपको वो रोशनी कैसे दिखती होगी कि धूल कण हल्के हल्के उसमें दिख रहे हैं आपको, और वो सीधी एक ऐसी रोशनी आ रही है और उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे धूल कण दिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो वायुमंडल है कमरे का उसमें भी धूल कण है। तो प्रकाश हमेशा किस दिशा में गमन करता है? इमेजिन करिए वो फोटो जो आपने देखी है कभी, कि पूरा अंधेरा कमरा है, रोशनदान है, रोशनदान से एक पतली सी रोशनी आ रही है और उसी रोशनी में हल्के हल्के छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको ऐसे सीधे लाइन में। तो वो क्या है? प्रकाश बता रहा है वो चीज़ कि प्रकाश का जो गमन है वो हमेशा सीधी रेखा में होता है। तो जिन्होंने ये आंसर किया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? सरल रेखीय संचरण भी कहा जाता है। प्रकाश का सरल रेखीय संचरण। क्लियर? तो प्रकाश हमेशा किस दिशा में चलता है? प्रकाश हमेशा सरल या सीधी दिशा में चलता है। और मैं समझ नहीं पा रही मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे आप मतलब गांव में स्पेसिफिकली, मैंने एक बार इसको जब मैं क्लास में पढ़ रही थी तो हमारे जब सर ने बताया था तो मुझे वो इमेजिनेशन हुआ कि जब हम बंद कमरे में होते हैं, रोशनदान से एक रोशनी आ रही होती है, वो पतली सी रोशनी ऐसे जाती है और उसमें धूल कण ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो दर्शाता है कि जो प्रकाश है वो हमेशा किस में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, उसे ही प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहा जाता है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपको इसके लिए दिया जाता है 1 सेकेंड। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग यकृत, इसको हम लीवर बोलते हैं, किडनी, अमाशय, फेफड़ा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? 1 सेकेंड हो गए। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी। ये क्या करता है? ये बताइए। रक्त में मान लीजिए यूरिया है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको छान कर क्या बनाता है? यूरिन। उनको रक्त से छान कर क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। किडनी का काम ये। तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। किडनी क्या करती है? यूरिया और जो अन्य अपशिष्ट हैं उनको रक्त से जो यूरिया है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करती है? रक्त से छानकर, रक्त से छानती है और क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। और ये आप सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कंफ्यूजन होना तय है। इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक्स। यही आपके 1 नंबर कम कर देता है और यही 1 नंबर आपका सिलेक्शन रोक देता है। इस वजह से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन कर रहा है? किडनी। लीवर क्या कर रहा था? लीवर वसा का पाचन कर रहा था। कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, याद रखिएगा। लीवर हमने बताया था इसमें पित्तरस निकलता है जो वसा का पाचन कर रहा था। किडनी क्या करती है? किडनी यूरिया है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करता है? किडनी रक्त से छानता है और क्या बनाता है? यूरिन के थ्रू शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है किडनी। अमाशय में क्या बताया था मैंने? अमाशय में सबसे ज़्यादा किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और अमाशय में ही क्या पाया जा रहा था? HCl और पेप्सिन। यही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। यकृत में किसका पाचन हो रहा था? वसा का पाचन हो रहा था। ये सवाल पूछे जाते हैं कि वसा का पाचन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। MPPSC का सवाल था एक बार कि सबसे पहले किस पदार्थ का पाचन होता है मानव शरीर में? दिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो राइट आंसर था उसका कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे पहले जो भोजन जाता है वो हमारे मुंह में जाता है और मुंह में लार मिलती है उससे, और वहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर लगा के आए, उनका गलत हो गया। तो क्लियर ये जाने रहिएगा कि जो लीवर है वो वसा का पाचन कर रहा है, अमाशय प्रोटीन का कर रहा है, और फेफड़े श्वसन के लिए काम आते हैं, और किडनी क्या कर रही है? रक्त को शुद्ध करने का काम कर रही है। कैसे शुद्ध करती है? रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया होता है, उसको रक्त से किडनी छानती है और क्या बनाती है? यूरिन के थ्रू यूरिन बनाती है और यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव हरे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता रखता है? इसके लिए 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए। कौन सा जीव है जो हरे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता रखता है? कौन सा जीव हरे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता रखता है? मशरूम, कोशिका, एल्गी, वायरस।
बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा जीव है जो हरे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता रखता है? आप सबको पता है कि हरे पौधों के समान ही भोजन बनाने की क्षमता शैवाल में होती है। शैवाल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का काम करते हैं। शैवाल वो जीव होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती हैं, लेकिन हरे पौधों के समान ये भी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधों के समान ही भोजन बनाने की क्षमता किसमें होती है? शैवालों में होती है, और इन्हें ही स्वपोषी भी कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? मशरूम क्या होते हैं? आप सबको पता है, मशरूम कवक होते हैं और ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? मृत पदार्थों और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। एक बार सवाल आया था कि मशरूम क्या है? मशरूम कवक है जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? मृत पदार्थों और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर है। वायरसेस क्या हैं? वायरसेस परजीवी होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी में रहने के लिए, अगर जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस है ना, तो उसको क्या चाहिए? उसको ह्यूमन बॉडी चाहिए या किसी भी जीव की बॉडी चाहिए, तो वो परजीवी होते हैं, दूसरों पे आश्रित होते हैं, क्योंकि इन वायरसेस को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी दूसरी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये परजीवी होते हैं, और कोशिका का तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं। तो कौन से जीव है जो हरे पौधे में भोजन बनाने की क्षमता रखता है हरे पौधे के समान? तो वो है शैवाल, एल्गी जिसको बोलते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें ही स्वपोषी कहा जाता है। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, एल्गी यानी कि शैवाल। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? आपको इसके लिए दिया जाता है आधा सेकंड से भी कम समय, कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। जल्दी बताइए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? जल्दी बताइए। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? जल्दी बताइए। मैंने इसमें आपको आधा सेकंड से भी कम समय दिया है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मैं जो लिख रही हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना देखिए। तो आप सबको पता है कि मानव शरीर में कितने अक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, जिनमें से कौन कौन से हैं? दायां अलिंद, दायां निलय। इनकी प्रोसेस में मैं थोड़ा सा समझा दूंगी आपको, तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। बायां अलिंद और बायां निलय, ये 4 कक्ष होते हैं। इनकी प्रोसेस क्या होती है? देखिए, जो दायां अलिंद और जो दायां निलय होता है, ये क्या काम करते हैं? शरीर से ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसको प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त वो प्राप्त करते हैं और फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, क्योंकि सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, उस रक्त में, उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं दायां अलिंद और दायां निलय। ये सवाल भी पूछा जाने वाला सवाल है, इस वजह से मैंने थोड़ा इसको अलग से मेंशन किया है कि ऑक्सीजन रहित रक्त को, जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्शन दे देगा, दायां अलिंद, बायां निलय, तो उसको कौन करता है? दायां अलिंद और दायां निलय करते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम। क्लियर? अब आते हैं बायां अलिंद और बायां निलय क्या करते हैं। बायां अलिंद और बायां निलय ये क्या करते हैं? ये इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। इसके आगे की प्रोसेस क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया? दाएं अलिंद और बाएं निलय ने, दाएं अलिंद और दाएं निलय ने क्या किया? ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करके फेफड़ों तक पहुंचा दिया। अब फेफड़े क्या करते हैं? पंप करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन मिलती है। तो बायां अलिंद और बायां निलय फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं। ये फेफड़ों से क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन रहती है इसमें,
ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं और शरीर में पहुंचाते हैं, प्राप्त करते हैं और शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहली बात आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। क्लियर? ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हों, ठीक, इसको मिटा देते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। फिर अगर सवाल आता है, मान लीजिए थोड़ा सा डीप अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि इतनी संभावनाएं नहीं है, लेकिन पहली बार चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं, सिलेबस थोड़ा सा नया है ही, तो क्या पता सवाल आ जाए कि शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को, मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन नहीं है उस रक्त में, ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है दायां आलिंद और दायां निलय। अब फेफड़े तक रक्त पहुंच गया, अब फेफड़ों से वापस ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं बायां आलिंद और बायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो बेसिकली बायां हाथ तो हमारे किसी काम का रहता नहीं है, जैसे हम भोजन वगैरह करते हैं तो हम अपने दाएं हाथ का यूज़ करते हैं, हमारे लिखते हैं जनरली कोई चीज़ तो हम ज़्यादातर लोग दाएं हाथ से लिखने को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन सा काम कर रहा है, कौन सा भाग? बायां भाग कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग में मेमोरी के लिए याद रखिएगा कि वैसे तो हमारे जीवन में दाएं हाथ का उपयोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम वहाँ दाएं आलिंद और दाएं निलय की बात की जाए, बाएं आलिंद और बाएं निलय की बात की जाए, तो यहाँ जो बायां भाग है वो अच्छा काम कर रहा है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक पहुँचा रहा है। और ऑक्सीजन बताइए हमारे शरीर के लिए अच्छी है या नहीं है? बिल्कुल अच्छी है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुँचाने का काम कौन सा कर रहा है? बायां भाग, बायां आलिंद और बायां निलय। और ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, उस वाले रक्त को फेफड़ों तक कौन सा ले जा रहा है? दायां आलिंद और दायां निलय। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कोई भरोसा नहीं है, पूछा भी जा सकता है। क्लियर? चलिए, और कितने अक्ष हैं? 4 अक्ष हैं मानव हृदय के। ये आपके क्वेश्चंस हुए। मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैंने थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा रख दिए थे, 30 क्वेश्चन आने हैं आपके। मेरा मन किया कि ये क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो लास्ट के थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन और रख दिए थे। 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने से सबने कितने अटैम्प्ट किए, आपके कितने सही रहे। कोई मैटर नहीं करता है कि 30 में 3 सही रहे हैं या 30 के 30 सही रहे हैं। प्रैक्टिस चल रही है, एग्ज़ाम हॉल तो है नहीं यहाँ पे। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखते चले जाएंगे उतना ही हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा होने वाला है। तो बस मुझे बताइएगा कि क्लास में चीज़ें सही जा रही हों अगर, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक है वो इसी में डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को उन लोगों तक इस वीडियो को भेज दीजिएगा जिन्हें आप चाह रहे हैं कि इस बार वो सिलेक्शन ले लें, उन्हें थोड़ा बेहतर कंटेंट मिल जाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। और बताइएगा सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स करने हैं और ये बताना है कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।